हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 एलजेब्रा। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा होता है क्या है, किसे कहते हैं एलजेब्रा। आर स्टडी सो फार हैज़ बीन विथ नंबर्स एंड शेप्स। अभी तक हमारी स्टडी हमने कहाँ कहाँ तक कितना कवर कर चुके हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ना और शेप्स, डिफरेंट टाइप के शेप्स। वी हैव लर्न नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी हम? नंबर्स अगर हम बोलें तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स पढ़े थे। सेकंड में हमने इंटीजर्स पढ़े थे। हमने फ्रैक्शनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस जिसे कहते हैं। डेसिमल नंबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इनका होल नंबर, इंटीजर्स का तो सिंपल हमें पहले से ही एडिशन सब्सट्रैक्शन आता था, लेकिन फ्रैक्शंस का तो नहीं आता था ना। फ्रैक्शन मतलब जैसे 2/15 हो गया, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे होंगे अपॉन साइन के साथ, ये होता है फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ऐसे ही दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही डेसिमल नंबर जिसमें कि बीच में पॉइंट होता है, जैसे 2.30 और 5.69, इनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो वो सब अभी तक ये किन चीज़ों पर हमने काम किया सारा? नंबर्स के साथ, ठीक है, कि नंबर को कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन नंबर हमने देखा और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शनल नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की, नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर्स इज अरिथमेटिक। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, मैथमेटिक्स की जैसे काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये तो हम इसको सिर्फ कह देते हैं कि ये मैथ्स बोल देते हैं, लेकिन उसमें एक आता है अरिथमेटिक, ठीक है। और अरिथमेटिक में हम जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा जो भी हम पढ़ेंगे वो नंबर के ही इर्द गिर्द होगा, तो उसको अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा जियोमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इसे क्या कहते हैं, कैसे बनता है, इसका पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, मतलब जनरली शेप्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में। कुछ होते हैं 2 डायमेंशनल जो कि पन्ने पे ऐसे बन जाते हैं, कुछ होते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये ये बना तो हमने पेज पर है, बनाया है, लेकिन ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। मतलब कि 3 डायमेंशन है इसकी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है इसकी। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ये फिगर्स के बारे में, जनरली शेप्स एंड फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, तो वो कहलाती है ज्योमेट्री, ठीक है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैथमेटिक्स की थर्ड ब्रांच है, मतलब एक जो हमने अभी पढ़ चुके हैं उनमें थर्ड है। बाकी तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, हमारी जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ये जो थर्ड ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं यही है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में जनरली नंबर होंगे, जैसे कुछ 2, 3 ये नंबर होंगे, और इनके साथ लेटर्स होंगे, जो इंग्लिश के लेटर होते हैं ना, ए, मतलब नंबर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं आपस में किसी भी एक साइन के साथ, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, या डिवाइड का भी हो सकता है, ये, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें जहाँ देखने को मिलेंगी ना, वो अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अलजेब्रा में क्या क्या आता है? एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, मतलब ज़रूरी नहीं है एक, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, नंबर्स एंड, इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, इनको भी बोलते क्या हैं मैथ्स में, इसको हम फिर सीखेंगे। लेकिन समझ आ गया होगा कि इसमें प्योर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में।
इसमें शेप्स एंड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, तो अब इसको एक बार शुरुआत करते हैं इसकी। नाउ वी बिगिन द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ कॉल्ड एलजेब्रा। इसको क्या कहते हैं, एलजेब्रा। जो मेन फीचर है इस न्यू ब्रांच यानी कि एलजेब्रा का, जो कि अभी हम वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इज़ द यूज़ ऑफ लेटर्स। लेटर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, लेटर्स का यूज़ जो है वो हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो ये ठीक है। नेक्स्ट अब डायरेक्ट आते हैं अपने नेक्स्ट में, मैचस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स के थ्रू हमें वो एलजेब्रा को समझा रहे हैं। तो ये कहानी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अमीना सरिता, ठीक है, ये दो दोस्त थे। ठीक है, तो इन्होंने एक बार क्या किया, पैटर्न बनाना शुरू किया मैचस्टिक से। ठीक है, पहले इन्होंने लिया 2 मैचस्टिक, ठीक है, और एल बना रहे हैं, लेटर एल बना रहे हैं। पहले इन्होंने 2 मैचस्टिक ली, 2 मैचस्टिक से ये इनका एल बन गया। ठीक है, ये बनाया अमीना ने। ठीक है, ये किसने बनाया, अमीना ने बनाया। एक एक ऐसी एक वर्टिकल लगाई और उसी के बेस पे एक हॉरिजॉन्टल मैचस्टिक लगा दी, तो एल बन गया। ठीक है, उसके बाद सरिता ने ये देखा, ये बना हुआ पैटर्न देखा, मतलब इसी में किया, चेंज नहीं किया उसने। ये जो बना हुआ पैटर्न था उसने इसी में 2 मैचस्टिक्स और ऐड कर दी आगे से, और ये दूसरा एल बना दिया। ठीक है, तो पहला एल ये और 2 एल उसने 2 मैचस्टिक और ली, एक और एल बना दिया। ठीक है, नंबर ये किसने बनाया, सरिता ने। इसमें नंबर ऑफ एल्स कितने हैं, मतलब एल कितने बने हैं इसमें, एक, एल लिख देते हैं। और मैचस्टिक कितनी है, 2। ठीक है, इसमें एल कितना बना है, 1 2, तो एल्स कितने हैं, 2। मैचस्टिक कितनी यूज़ हुई है, 1 2 3 4 4। ठीक है, उसके बाद ये लोग ऐसे ही करते गए आगे। अमीना ने 2 मैचस्टिक और ली और इसी के आगे और लगा दिया, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ बना था, अब न्यू पैटर्न ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें एल 3 बन गए, ये 1 2 3, और मैचस्टिक इसमें लग गई 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये जो डॉट 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 दिख रहा है इसमें ये आगे को बनाते ही गए। ठीक है, अब इनका एक दोस्त था अप्पू, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर का है। ठीक है, मतलब वो कुछ भी देखता है तो उसमें वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। तो अप्पू ने इन 2 दोस्तों से क्वेश्चन पूछा, सरिता और अमीना से, कि ठीक है ये एल आप ऐसे बना रहे हैं, मुझे डायरेक्ट बताओ कि अगर अभी आपने ये 1 एल बनाया, 2 एल बनाए, 3 एल बनाए और कुछ नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आपकी यूज़ हुई इसमें, डायरेक्ट मुझे बताओ कि अगर 7 एल बनाने हो, ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल अगर 7 एल्स बनाने हो ये, तो कितनी मैचस्टिक चाहिए होंगे। ठीक है, तो फिर अमीना और सरिता भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक थे, उन्होंने भी मतलब वो अच्छे से जानते थे कि कैसे उन्होंने अपना काम शुरू किया है और कैसे वो उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई। ठीक है, तो उसको कैसे उन्होंने अरेंज किया, ऊपर लिखा नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, मतलब जितने नंबर बने, और उसी के नीचे वाले में उन्होंने लिखा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, मतलब ठीक मतलब कि अगर 1 एल बना है तो उसके लिए मैचस्टिक्स कितनी लगेंगी, ठीक उसके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो 1 और 2 लगी, फिर गिना उन्होंने कि उनके जो ये 1 2 3 4 मतलब वो बनाते गए। ठीक है, उन्होंने ये एल बनाए, जैसे ये पहला एल बनाया, गिनी मैचस्टिक कितनी लगी, 2, तो इन्होंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ये दूसरा एक और पैटर्न बनाया जिसमें उन्होंने एक और 2 मैचस्टिक्स और लगा दी जिसमें 2 एल बने, ये गिने कि ये 4 मैचस्टिक हैं और यहाँ पर फिल कर दिया 4। फिर इसी पैटर्न में एक यहाँ से मैचस्टिक लगाई, एक यहाँ से मैचस्टिक लगाई, न्यू पैटर्न हमें ये मिला, और उन्होंने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स मिली, जिनको उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद वो बनाते गए ऐसे ही, 1L फिर 2L फिर 3L फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ठीक है। तो ऐसे ही वो बनाते गए। तो उन्होंने 7L में उन्होंने काउंट किया तो उनकी 14 मैच स्टिक्स आई टोटल। तो उन्होंने नीचे टेबल में 14 लिख दिया और 8 का भी उन्होंने 16 लिख दिया, ठीक है। ऐसी उन्होंने बड़ी सी टेबल बना दी। तो अप्पू को उसका आंसर मिल गया कि ठीक है, 7 नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए 14 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसको अपना आंसर मिल गया टेबल को देख के। लेकिन वाइल राइटिंग द टेबल, ये टेबल को लिखते टाइम अमीना रियलाइजेज, अमीना को ये रियलाइज़ हुआ कि दैट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड। उसने ध्यान दिया कि 1L बनाने के लिए 2 मैच स्टिक, 2L बनाने के लिए 4 मैच स्टिक, 3L बनाने के लिए 6 मैच स्टिक। मतलब एक रिलेशन उसको देखने को मिला कि 1 का ट्वाइस होता है 2, 2 का ट्वाइस होता है 4, ट्वाइस मतलब दुगना, ठीक है। 3 का ट्वाइस करेंगे तो 6 आएगा, 4 का ट्वाइस करेंगे तो 8 आएगा। मतलब ये सभी में वही रिलेशन मिल रहा है ना, कि ऊपर का अगर हम ट्वाइस करेंगे तो नीचे वाला नंबर मिल रहा है। यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये करेक्ट दुगना है ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ये जो है ना पूरा, इस पूरे को हम जनरली क्या कह सकते हैं, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे किसकी रो में आए हैं, ये है ना नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हैं ये सारे। तो ये सारे ना बोलते हुए हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड जो हैं वो जस्ट ट्वाइस हैं। किसका ट्वाइस है, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, जितने नंबर ऑफ एल बन रहे हैं उनका जस्ट दुगना अगर हम कर दें तो हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए ये एल बनाने के लिए, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। तो उसने ये रियलाइज़ किया तो उसने उसको ऐसे लिख दिया है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, मतलब अगर हमने ये मैच स्टिक ये निकालनी है कि ये कितनी है, तो हम सीधे सीधे क्या करें, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, मैच स्टिक आ जाएगी। समझ आ गया होगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट, ये एज अ फॉर्मूला या एज अ स्पेशल स्टेटमेंट हमें मिल गया। ये इसको हम एज अ फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है, कि मतलब एक स्टेटमेंट मिल गया। अब फॉर कन्वीनियंस के लिए ये जो नंबर ऑफ एल्स है ना, इस पूरे को उन्होंने, अब किसी एल्स नंबर ही है ना, तो इस नंबर को उन्होंने नाम दे दिया कि इसको एन से दिखाते हैं, ठीक है। इसको एन से दिखाना शुरू करते हैं, ये जो नंबर ऑफ एल है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। देखें जैसे क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इसको उतार ही देते हैं एक बार, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एल्स, ठीक है, ये है। अब देखते हैं, और इसको हम नाम दे रहे हैं एन का, यानी कि नंबर ऑफ एल्स, ठीक है। इसको कन्वीनियंस के लिए हमने नाम दे दिया, स्मॉल एन से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एल्स। अब अगर हमें n बराबर 1 बनाना है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ एल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एल्स एक ही चाहिए हमें, एक ही एल बनाना है। तो ये नंबर ऑफ एल्स यानी कि n की जगह पर कितना रखेंगे, एक ना, इसकी जगह पर एक रखेंगे हम। तो ये इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं एक बार। नंबर, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा चल रहा है अभी। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एल्स, कितने बनाने हैं नंबर ऑफ एल, खुद हम जानते हैं कि एक बनाना है। तो इस n की जगह पर हमने 1 रख दिया, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, तो देखो हमें क्या मिल गया, 2 इसकी जगह पर 1 रखने से। और ये तो पूरा हमने अभी देखा था ना ये कैसे आया, ये तो समझ आ गया होगा। तो 2 1 जा 2 किया, तो ये हमें ये 2 किसके बराबर है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 आ गया। एक और देखते हैं, अगर हमने
माना एक एल नहीं बनाना है, हमने 3 एल बनाने हैं सीधे, ठीक है, 3 एल बनाते हैं। तो यानी कि एन जो होगा 3 होगा ना, एन किसके बराबर होगा, 3 एल, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ एल्स है, और एल्स हमने 3 बनाने हैं अभी, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट में अभी एक बार रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, 2 की जगह पे 2 ही लिखा, ये मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन बनाया, नंबर ऑफ एल्स अभी 3 बनाने हैं हमने, ठीक है, 3 एल बनाने हैं। और अगर हमने इसको सॉल्व किया ना, तो 2 3 जा कितना होता है, 6, ठीक है। और फिर हमने देखा ये 6 किसके बराबर आ गया हमारा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 आ गया, जो कि हम देखेंगे कि जब हमने पहले किया था, ये जो टेबल उन्होंने बनाई थी ना काउंट करके, तो इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ एल्स फॉर्म जब 3 करने थे तो मैचस्टिक्स 6 लगी। एक दो को और करके देख लेते हैं। जैसे हमने तीसरा लिया, हमने माना कि नंबर ऑफ एल्स अभी हमने कितने बनाने हैं, एल्स अभी हम बनाना चाहते हैं 6, ठीक है, 6 बनाना चाहते हैं, यानी कि एन जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एल्स को, वो 6 हमने बनाने हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और इस समय पर नंबर ऑफ एल्स हमें बनाने हैं 6, जो कि 2 6 जा आया 12। और हमने टेबल में ध्यान दिया कि जब 6 एल्स बनाने थे तो मैचस्टिक्स कितनी आई, एग्जैक्टली 12, ठीक है। तो मतलब ये कितना एक अच्छा सा हमें एज अ फॉर्मूला हमें मिल गया कि हम अब हमें बार बार काउंट करके नहीं, एल बना करके मैचस्टिक लगा करके कि हमने एक एल बनाया तो ये 2 मैचस्टिक लगाई, फिर अगर हमने 5 बनाने हैं तो अब हम और मैचस्टिक लगाते जाएं और गिने कि एक एल बन गया, ये हमारा दूसरा एल बन गया, ये तीसरा एल बन गया, ये चौथा बन गया, और ये पांचवा एल बना। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैचस्टिक आई हैं। अब इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें कितने एल बनाने हैं, 5, तो यानी कि एन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और अगर हम इस स्टेटमेंट में रख देंगे कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर नंबर ऑफ एल अभी कितने हम ले रहे हैं, 5, तो ये 5 2 जा 10 हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना, पूरी कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिला, ये जो हमने जनरली गिना था, जो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस करके अमीना ने जो माइंड लगाया अपना, उसके थ्रू जो हमें ये मिला था, ये सारा देख के उसी को उसने एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा कि जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं वो जितने एल हम बना रहे हैं उसका जस्ट दुगना है, ठीक है। समझ आ गया होगा ना ये। तो उसके बाद ना ये सारा सब कुछ ऐसे ही अब इन्होंने भी 2 से 1 को मल्टीप्लाई करके 2 को मल्टीप्लाई करके दिखाया है। तो फिर सरिता ने कहा कि द रूल इज़ वेरी पावरफुल, ये जो रूल हमें अभी, ये रूल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस रूल का यूज़ करके अगर हम मुझे 100 एल भी बनाने हैं ना, तो मैं उसको एक ही लाइन में निकाल दूंगी कि अगर 100 एल बनाने हैं तो मैचस्टिक्स जस्ट इसका ट्वाइस लगेगा, यानी कि 200 मैचस्टिक्स लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर ऑफ एल्स का दुगना करने से, ये नंबर ऑफ एल्स का दुगना करने से मैचस्टिक कितनी आ रही है वो पता चल जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, डू यू एग्री विथ सरिता, यस, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हमें अब ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी एल बनाने जस्ट उसका ट्वाइस कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। ये अब ये पहले तो समझना होगा कि ये वेरिएबल क्या होता है। ये जो लेटर हम लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने एन लिखा, अपनी मर्जी से हमने नाम दिया, कि माना कि ये जो नंबर ऑफ एल्स इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम इसको मान लें कि ये स्मॉल एन है, ठीक है। और ये स्मॉल एन जो है, कभी हमने इसको क्या रखा, 1 रख लिया,
कभी हमने इसकी जगह 3 रखा, फिर n कभी बराबर हो गया 6 के, कभी n बराबर हो गया 5 के। तो वेरिएबल का इंग्लिश में आप जानते होंगे, जो इंग्लिश वर्ड वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है वेरिएबल, बदलते रहना, जो बदलते रहता है, फिक्स नहीं है जो, ठीक है। तो यही क्वालिटी तो इसकी भी है ना, ये बदलते ही जा रहा है, कभी 5 हो जा रहा है, कभी 6 हो जा रहा है, कभी 3, कभी 1। इसका भी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है कि मुझे यही रहना है। जैसे जैसे समझते हैं, जैसे 1 1 ही है, 1 कभी 2 नहीं हो सकता। 1 में जब +1 करेंगे तो ही अलग एक न्यू तरीके से वो आएगा और वो 2 होगा। और 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता या 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी होती है, जो ये नंबर्स हमने पढ़े ना अभी तक, ये बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी है और इनको कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, जो अपनी जगह से कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं हिलने वाला, ठीक है, जो सेम रहेगा हमेशा। लेकिन इसी कांस्टेंट का जस्ट ऑपोजिट होते हैं वेरिएबल, जिनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, शो करते हैं, जो जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, ठीक है। अब समझते हैं आगे। बस ये समझना है कि वेरिएबल मतलब जो बदलते रहते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती ही रहती है। In the above example, we found a rule to give the number of matchsticks required to make a pattern of L's, ठीक है। अभी हमें रूल मिल गया ना, तो वो रूल क्या था, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n। इसी 2n को हम 2 मल्टीप्लाई बाई n ऐसे दिखाते हैं। ये समझ में आया ना, इसको पढ़ते हैं एक बार, छोटा सा शायद ये रह गया। तो ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई n, ये हमारा एक जनरल वे में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस n की जगह में हम 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं, फिर 3 रख रहे हैं, फिर 4 रख रहे हैं ना, तो हमें यही टेबल मिलेगी। ये जो टेबल बन के आ गई थी ना पहले ही, ये इस फॉर्मूले से भी हमें यही मिलेगी। जैसे अगर n की जगह पर हम 1 रखें तो ये 2 1 जा 2 यहाँ आ जाएगा। n की जगह पर हम 2 रखें, n क्या है, नंबर ऑफ एल्स, तो नंबर ऑफ एल्स की जगह पर हम 2 रखें तो 2 2 जा 4 होता है, तो वो 4 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ इसकी जगह पे हम जो भी रख रहे हैं वो ये दे रहा है हमको, ये फॉर्मूला हमको ये निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो हम ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई n लिख लेते हैं। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाई n, वी राइट 2n, हम इसको 2n भी दिखा सकते हैं। नोट दैट 2n इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाई n, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कभी भी आगे से अब अगर ये एक वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये नंबर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, सॉरी, और ये वेरिएबल हमने ए मान लिया, ठीक है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लें। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। कभी इसके बीच में प्लस का साइन होगा, कभी इनके बीच में सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है और डिवीज़न का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऐसा, ये, ठीक है। हमेशा नंबर पहले होता है और वेरिएबल बाद में होता है, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में। इसी को हम ऐसे भी लिख ही सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। मल्टीप्लाई जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है ये नंबर्स के लिए, तो ये 5a हो गया। तो इसको हम ये बीच में मल्टीप्लाई दिखाएं चाहे ना दिखाएं, अब वो हमें आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कोई साइन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और इस पूरे जो ये 5a है उसके पहले कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है, ठीक है। ये पहले का है। तो हमारा ये 2n लिखें चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय n, और जनरली आगे अब देखेंगे कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो बीच में साइन नहीं लगाते हैं। मल्टीप्लाई अगर लगाना है, अदर साइन है जैसे समेशन सब्सट्रैक्शन, तब तो दिखाते हैं, मल्टीप्लाई को नहीं दिखाते, ऐसे ही दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो अब देखते हैं सीधे आगे।
तो यही जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, वही यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि हम जब ये वाली टेबल को हम देखें और इस वाली टेबल में हम इसको बोल रहे हैं एन, ये जो है ना एल फॉर्म, इसी को हमने एन बोला है, ठीक है। तो एन कभी 1 हो रहा है, कभी 2, कभी 3, एन की इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, ये इतनी सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो मतलब ये चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब वो बदलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। इतना समझ गए ना। अब पढ़ते हैं इसको, ये है इम्पॉर्टेंट। n इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल। n किसका एग्जाम्पल है? एक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू को ले सकता है, जैसे कभी 1 फिर 2 3 4 ऐसे डॉट 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 लगा है, मतलब आगे को भी ये और भी वैल्यूज़ को ले सकता है। वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल n। तो हमने ये जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड का जो रूल हमें मिला, उसको हमने इस n की हेल्प से दिखा दिया, ठीक है। जहाँ पर ये 2 जो है वो एक कांस्टेंट है और n जो है एक वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल टर्म समझ में आया होगा ना। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, दैट इज चेंज। वेरिएबल का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ जो बदल रही है, जो चेंज हो रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स वैल्यू है इसकी, जैसे 1 हमेशा 1 ही है। 1 की क्या ख़ास बात है कि ये 2 से एक छोटा है, एक कम है, 0 से एक बड़ा है, ठीक है। 1 ये हो गया, और ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है। लेकिन हम n अगर कर देंगे तो n कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है ये n, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब हम पढ़ते हैं मोर मैजेस्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। अब और उसी को और बढ़ा रहे हैं हम। अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टेड इन मैजेस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। अमीना और सरिता अब और आगे, जैसे इसमें वो और इंटरेस्ट ले रहे हैं इसको बनाने में, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे पहले उन्होंने ये 2 मैचस्टिक्स को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़कर एल बनाया था, अब वो सी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना तो हम भी जानते हैं कि सी बनाने के लिए उसे एक सी बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसी के बगल में एक और सी बनाना है तो और 3 मैचस्टिक्स की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 1 सी बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स, 2 सी बनाने के लिए 6 मैचस्टिक्स, और ये 1 2 3, 3 सी बनाने के लिए मैचस्टिक्स कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। तो ऐसे ही बना करके उन्होंने सीधे उन्होंने एक टेबल तैयार कर ली, साथ ही साथ उन्होंने टेबल भी तैयार कर ली कि 1 सी बनाना है, ये नंबर ऑफ सीज फॉर्म, ठीक है। सीज कितने हैं वो नंबर यहाँ है, और दूसरे में है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, मैचस्टिक्स कितने उसमें लगेंगी। तो एक सी बनाने के लिए 3 मैचस्टिक, 2 सी बनाने के लिए 6 मैचस्टिक्स, ऐसे ही 3 बनाने के लिए 9, 4 बनाने के लिए 12। और अब तो उनको क्योंकि आइडिया हो ही गया था, उन्होंने फटाफट से उनके माइंड में आया कि ये जस्ट थ्राइस, यानी कि 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना, मतलब नंबर ऑफ सीज हमें जितने भी बनाने हैं ना, मैचस्टिक्स जस्ट उसका थ्राइस लग रहा है, मतलब 3 गुना लग रहा है। अगर हमने 7 सी बनाने हैं, ऐसे 7 सीज बनाने हैं, तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने मैचस्टिक हमें चाहिए होंगे 7 सीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, यहीं पर एक बार इसको करते हैं, हमारा प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, ये कितने हैं, इज इक्वल टू, मतलब इज हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड, ठीक है।
अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो हमें जितने हमने सी बनाने हैं, जितने भी हमने सी बनाने हैं उसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर में आएगा वो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला उन्होंने भी निकाला। ये सरिता ने ऐसा बोला कि सरिता कम्स अप विद द रूल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई n। और उसने क्या किया, शी हैज़ यूज द लेटर n फॉर द नंबर ऑफ शीज। ये यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ सीज के लिए है। ठीक है, कि उसने कितने सी बनाए हैं उसके लिए ये n है। और n वेरिएबल है जो कि कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे सो ऑन ऐसे ही वो लेगा। यानी कि एक सी बनाना होगा तो n की जगह पर 1 हो जाएगा। अगर हमने 2 सी बनाने हैं तो n की जगह पर 2 रखेंगे। 3 बनाने हैं सी तो 3 रखेंगे। 4 बनाने हैं तो 4 रखेंगे। इसकी जगह पे चेंज करेंगे और उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो सी बनाने के लिए, मतलब अगर 4 सी बनाने हैं तो इस n की जगह पर 4 रखेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके आता है 12। तो ये 12 क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। ये 4 सी बनाने के लिए मैचस्टिक्स हमें कितनी चाहिए होंगी, 12। ठीक है, समझ आ गया होगा। डू यू एग्री विथ सरिता? यस। रिमेंबर 3n इज सेम एज 3 मल्टीप्लाई बाई n। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब f की बारी आई तो अब तो समझ आ ही जाएगा ना। एक f बनाने के लिए 1 f बनाने के लिए 1 2 3 4 मैचस्टिक्स लग रही हैं। ये 2 f बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 2f बनाने के लिए 8 मैचस्टिक्स लग रही हैं। ठीक है, तो इसकी टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एक f बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स, 2 f बनाने के लिए 8 मैचस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर 4 टाइम्स हो रहा है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 तक पहुँचेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 तक पहुँचेंगे। तो अगर हमने सीधे सीधे आगे बढ़े और अगर हमने 100 f बनाने हैं तो इसका 4 गुना कर देंगे, मतलब 4 गुना कर देंगे तो 400 मैचस्टिक्स हमें चाहिए होंगे। तो रूल से हमें सीधे इसका रूल बनेगा 4n। ठीक है, तो ये 100 का 400 हो जाएगा। मतलब ये समझ आ गया ना, पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ रहे हैं और उस पैटर्न से हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं वो भी समझ में आ रहा है अब। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल। अब समझ आ गया ना वेरिएबल कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, एक स्टेटमेंट तक पहुँचे और उस स्टेटमेंट में हमने कैसे लेटर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये अब समझ आ रहा होगा। वी हैव यूज्ड अ लेटर एन टू शो अ वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल को दिखाने के लिए क्या कौन सा लेटर यूज़ किया, एन। राजू ने पूछा वाई नॉट एम, एम क्यों नहीं लिया, एन ही क्यों ले रहे हो बार बार। तो वो अब हमें बता रहे हो कि देयर इज़ नथिंग स्पेशल विथ एन अबाउट एन, एनी लेटर कैन बी यूज। एन के साथ कुछ ऐसा स्पेशल केस नहीं है, कोई सा भी लेटर हम ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई सा भी लेटर, जैसे इस बॉक्स में हमें अच्छे से बताया है। वन मे यूज़ एनी लेटर एज एम एल पी एक्स वाई जेड ई टी सी, को कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, टू शो अ वेरिएबल, वेरिएबल को दिखाने के लिए। लेकिन रिमेंबर ये याद रखना है कि अ वेरिएबल इज़ अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। बस ये हम रखें, जो भी हम वेरिएबल चूज़ करेंगे ना वो कोई फिक्स्ड वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो हमने नंबर एन किसकी जगह पर रखा, नंबर ऑफ एफ फॉर्म्ड। तो कभी एफ 1 बन रहा है, कभी एफ 2 बन जा रहे हैं, कभी एफ हमने 3 बनाने, कभी एफ हमने 50 बनाने, कभी हमने 100 एफ बनाने। तो एफ की वैल्यू बदलती जा रही है ना, कभी हो सकता है हमने 75 एफ बनाने हो ऐसे। ठीक है, तो वो एफ की वैल्यू बदलती जा रही है, इसीलिए नंबर ऑफ एफ हमने एन मान लिया, इसको हमने वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अगर यहाँ 50% भी समझ में आता है तो हमने समझना है कि पूरा आ चुका है, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे ना फिर तो पूरा आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5 और द नंबर 100 ऑफ एनी अदर गिवन नंबर इज़ नॉट अ वेरिएबल। जैसे
5 ले लें, 100 ले लें, या अदर कोई भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 5 5 है, वो कभी भी 100 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगा। जब 5 में से कुछ घटा ही देंगे या 5 में से 5 में कुछ जोड़ ही देंगे तो फिर वो न्यू नंबर आ जाएगा, लेकिन ये 5 5 ही रहेगा, ठीक है, वो कभी नहीं बदलेगा। सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, इसमें नंबर ऑफ एंगल कितने होते हैं, 1 2 3, ये कॉर्नर पे 3 ही एंगल तो बनते हैं ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है, हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज 3, ये फिक्स है। इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये होता है ना 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो इसमें कॉर्नर ये 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसको इसको हम एन से थोड़ी ना दिखाएंगे, ये पता है हमें कि इसके कॉर्नर 4 होते हैं, तो ये एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, it is not a variable, but n is an examples we have looked in a variable is a variable, जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े, f बनाना है, कभी c बना रहे थे, कभी l बना रहे थे, तो कभी 1 l बनाना है, कभी 2 l बनाने, कभी 50 l बनाने, ठीक है, तो ये बदलता, नंबर बदलते जा रहे हैं l बनाने के, तो ये वेरिएबल है, जो कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 100 500 1000 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये सिंपल है, जैसे एक बुक स्टॉल है, ठीक है, बुक स्टॉल है, उसमें हर एक जो बुक है वो 5 रुपए की मिल रही है, ₹5 की मिल रही है। अब अगर किसी को 10 बुक खरीदनी है तो कितने रुपए होने चाहिए, इसका 5 गुना ना, ये जितना भी हमने बुक्स लेनी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक बुक हमारी 5 रुपए की है, ठीक है। किसी को अगर 20 बुक्स लेनी है तो कितने रुपए अपने पास रखेगा, 125 जा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो हमें एक रूल मिल जाएगा ना, 5n, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स, ये चेंज होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि मुझे एक ही बुक लेनी है तो दूसरे को भी एक ही बुक लेनी हो, किसी को 100 बुक्स भी चाहिए हो सकती है, हो सकता है कोई अपना एक बुक स्टोर खोल रहा है तो उसके लिए वो ले जा रहा है, तो वो तो 1000 बुक्स भी ले जाएगा, तो ये n एक वेरिएबल है, जो किसी बच्चे के लिए कोई एक ले जा रहा है, किसी बच्चे के लिए ये 100 है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए 1000 है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, और ये पूरा 5n क्या हो जाएगी, कॉस्ट, ठीक है, सीधे आते हैं यहाँ पर ये, तो द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट क्या, कॉस्ट को 5m से क्यों दिखाया, क्योंकि n अगर एक है, एक बुक लेनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। किसी को n बराबर 100 बुक्स लेनी है तो वो कॉस्ट कितनी पे करेगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टेबल अब समझ आ गई होगी ना, ये सारा अब हमें समझ आ गया होगा, तो इतना ही है इसमें कि हम कैसे बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई वाले तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है, कि एक का इतना है, मतलब 1 l बनाना है तो इतना मैचेस स्टिक, 4 l बनाने होंगे तो कितने मैचेस स्टिक, मल्टीप्लाई वाला हम समझ गए हैं। लेकिन इन ऑल द एग्जाम्पल सीन सो फार द वेरिएबल वॉज मल्टीप्लाइड बाई द नंबर, हमेशा जो वेरिएबल है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा था अभी तक, ठीक है। बट देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस as well in which numbers are added or to subtract from the variable as seen below। अब नीचे देखते हैं उसको, जरूरी नहीं है कि नंबर के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ही हो, नंबर के साथ जो वेरिएबल है वो ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इस सिचुएशन में हमने वेरिएबल और नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करना है। तो अब देखते हैं एक अनदर सिचुएशन देखते हैं। सरिता सेज दैट, सरिता ने क्या कहा, ठीक है, सरिता और अमीना की बात चल रही है अभी भी, सरिता और अमीना, ठीक है, इन दोनों की बात चल रही है, और सरिता ने ये क्या बोल रही है, शी हैज़ 10 मोर मार्वल्स, इसके पास +10 है, +10 मार्वल, मतलब कुछ भी हो, कोई भी मार्वल हो, इसके पास उससे 10 ज़्यादा है, ये 10 मार्वल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना,
अमीना के पास हमें नहीं पता ये कितने हैं, ठीक है, ये हमारे लिए अननोन है, ठीक है, ये हम नहीं जानते कि अमीना के पास कितने हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर हमें एक बार अमीना के पता चल जाए ना, तो सरिता के लिए फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सरिता के फिर पूछने नहीं पड़ेंगे। जितने अमीना के पास हैं उसमें 10 को ऐड कर दें हम, तो हमें सरिता के पता चल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हो सकता है, ठीक है, बस गैस कर रहे हैं, ये फाइनल आंसर नहीं है। अमीना के पास एक भी हो सकता है, ठीक है, तो सरिता के पास कितने होंगे, 11, ये फिक्स हो चुका है। अब ये फिक्स हो चुका है कि 11 ही होंगे, अगर गैस हमने किया है कि यहाँ पर 1 है तो। अगर अमीना के पास 2 है तो सरिता के पास 10 ज़्यादा हो जाएंगे ना, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अगर अमीना के पास 10 है तो सरिता के पास अपने आप ही कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। मतलब ये हमें पता चल जा रहा है, ये हमें ये अलग अलग, ये स्टार्टिंग में ये चाहिए, मतलब अमीना के अगर पता चल जाए तो सरिता के खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। तो समझ आ गया ना, इसको हम लेंगे एज अ वेरिएबल, लेट एन, ठीक है। माना अमीना के पास कितने, चलो एन बहुत बार ले लिया, इसको मानते हैं एक्स, एक्स, ठीक है। माना अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स हैं, ठीक है, ये मान लिया हमने, पता नहीं था, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी हो सकते हैं ना, तो हमने माना एक्स है इसके पास। अब एक्स वो बाद में निकालेंगे कि एक्स की फिक्स्ड वैल्यू क्या है, फिक्स उसके पास कितने हैं। अब हमने तो अपना करना ही पड़ेगा आगे को, तो हमने माना एक्स है, ठीक है। तो लेकिन सरिता के हमें पता चल गया कि सरिता के 10 प्लस एक्स होंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसमें जो वेरिएबल है, अगर हमसे पूछा जाए कि सरिता के पास कितने मार्बल हैं, तो हम कहेंगे 10 प्लस एक्स, जिसमें एक्स अमीना की मार्बल है, ठीक है। तो ये इसमें आ गया ना, वेरिएबल और नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जोड़ने वाला एग्जाम्पल आ गया। अब एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। हाँ, इस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये बॉक्स हमें समझाई है, द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा कि ये वेरिएबल है, ये प्योर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा। तो x वाला ये मतलब ये वेरिएबल है और ये प्योर कांस्टेंट है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। हम ऐसी गलती ना करें कि x प्लस 10 को हम 10x लिख दें, ठीक है, क्योंकि 10x, ये किस 10x हमने पढ़ा था ना 3n, ये 3n क्या होता था, 3 मल्टीप्लाई बाई n। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं लगा होता है, तो वहाँ पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। ऐसे ही ये 10x जो है 10 प्लस एक्स नहीं है, ये 10x 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है। ये 10 प्लस एक्स ऐसा ही रहेगा, ये आपस में जोड़ने हैं हमने, ऐड करना है 10 को x से, ये नहीं होते हैं ऐड, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब एक सब्ट्रैक्शन वाला देख लें, फिर हमारा ये पहला जो बेसिक है वेरिएबल के बारे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, राजू एंड बल्लू आर ब्रदर्स, ठीक है, ये है राजू और बल्लू आर ब्रदर्स, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ये बल्लू इज़ यंगर देन राजू, जो ये बल्लू है ना ये छोटा है, ठीक है, ये यंगर है और ये क्या होगा, ये बड़ा है बाई 3 ईयर्स। तो अब इसको लिखते हैं, बल्लू इज, बल्लू क्या है, बल्लू इज यंगर देन राजू बाई 3 ईयर्स, राजू से 3 साल छोटा है, ठीक है। मतलब देखें, शायद आपको ये बनाना नहीं आया होगा ना, ये कैसे बनाया ना मैंने, बल्लू का जगह पे बल्लू लिख दिया। ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना इंग्लिश में, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, जो जो भी लिखा होगा, अगर हमने इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के रूप में लिखना है, तो इज़ की जगह पर, वॉज की जगह पर, विल, शेल जो भी लिखा है इज इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। बलू इज, फिर यंगर था,
यंगर देन राजू बाई 3 years, तो राजू -3 मतलब राजू से 3 साल छोटा, कहने का मतलब यही होगा ना कि राजू जितना भी होगा उससे 3 साल छोटा है वो, ठीक है। अब हमें चाहिए राजू की एज। अगर हमें राजू की एज मिल जाती है तो फिर बल्लू की वो सीधे ही निकल जाएगी। अगर राजू 5 साल का है तो 5 में से 3 घटाएंगे यानी कि बल्लू 2 साल का होगा। अगर राजू 10 साल का है तो 10 में से 3 माइनस करेंगे, बल्लू 7 years का होगा। अगर राजू 4 years का है तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, बल्लू 1 year का होगा, ठीक है। मतलब ये हमारे लिए वेरिएबल है अभी ये राजू, क्योंकि ये राजू जब चेंज हो रहा है ना, राजू पर डिपेंड कर रहा है कि बल्लू क्या है। उन्होंने हमें रिलेशन ऐसे बताया है कि राजू को अगर हम चेंज करें तो बल्लू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो माना राजू की जो एज है वो हमने मान ली y years की है राजू, ठीक है। तो बल्लू कितना हो जाएगा, अगर राजू y years का है तो बल्लू कितने का हो जाएगा, y-3। इस y में से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन राजू इज 12 years old, अगर ये 12 है तो ये इससे 3 साल छोटा है ना, तो मतलब ये खुद भी समझ में आ जाएगा। अगर हम ये इक्वेशन ना भी, अगर ये समझ में ना आया हो ना कि ये इक्वेशन हमने कैसे जनरेट की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये है राजू, ये है बल्लू, ठीक है। अगर राजू 12 साल का है तो हमें इतना तो समझ आ गया ना कि बल्लू राजू से 3 साल छोटा है, तो 12 से 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 9। अगर राजू 9 year का है, अभी 9 years का है, तो बल्लू इस 9 से 3 कम होगा यानी कि 6 years का होगा। अगर राजू 5 year का है तो बल्लू इससे 3 साल कम यानी कि 2 years का होगा। तो ऐसे तो समझ आ ही जाएगा ना। अगर राजू x years का है, ठीक है, तो बल्लू कितने का होगा, बल्लू x-3 years का हो जाएगा ये, ठीक है। अगर राजू x years का है तो बल्लू x में से 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है आपस में, ठीक है, माइनस का साइन लगा है। तो समझ आ गया ना। आज की क्लास से हमने क्या सीखा कि एक वेरिएबल और एक नंबर, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अभी डिवीजन का साइन भी लगता है, लेकिन अभी हमने इतना ही सीखा है तो इतने के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। जब हमने ये मैथमेटिक्स की 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है, यही अलजेब्रा के अंदर आते हैं। जब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट को क्या करते हैं, किसी ना किसी मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने थोड़ी फंडामेंटल चीज़ें सीखी अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर हम बेसिकली पढ़ते क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। जितना भी आज हमने सीखा है उसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।